आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम गुप्त काल में साहित्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे, गुप्तकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कालिदास के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद कुछ और जो साहित्य है वो बचा हुआ है, और इसके पश्चात हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला से संबंधित चर्चा करेंगे, जैसे गुप्त काल के प्रमुख मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं, उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो आपका जो साहित्य है, साहित्य वाला जो टॉपिक चल रहा था उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं और गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए साहित्य में हम अगला बिंदु लेते हैं। हमने कालिदास तक अध्ययन कर लिया था, कालिदास के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अगला जो पार्ट है, अगला जो बिंदु है वो है शूद्रक। अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? मृच्छकटिकम। देखिए, शूद्रक, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। और ये संस्कृत भाषा में है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम। तो देखिए दोस्तों, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम और ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। लेकिन इसमें स्त्रियां और जो शूद्र हैं उन्हें प्राकृत भाषा में बोलते हुए दिखाया गया है। तो इसमें स्त्रियां और जो शूद्र हैं वो प्राकृत भाषा में आपस में वार्तालाप करते हैं। तो स्त्रियां व शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं। प्राकृत भाषा में बोलते हैं। ये पहली पुस्तक है जिसमें आम व्यक्ति को पात्र या नायक बनाया गया है। ये पहली पुस्तक है जिसमें आम व्यक्ति या आम आदमी को पात्र या नायक बनाया गया है। और इससे पहले की यदि हम बात करें, इससे पहले पुस्तक का जो मुख्य पात्र होता था या तो राजा होता था या ईश्वर होता था, या तो राजा या ईश्वर। लेकिन ये पहली पुस्तक है जिसमें आम व्यक्ति को पात्र या नायक बनाया गया है। प्रथम पुस्तक जिसमें आम व्यक्ति को नायक बनाया गया है। इससे पूर्व राजा या ईश्वर नायक होता था। इससे पूर्व जो पुस्तक का नायक होता था या तो राजा होता था या ईश्वर होता था। अब इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण, चारुदत्त नामक ब्राह्मण व वसंत सेना नामक गणिका की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण है
और वसंत सेना नामक एक गणिका है, उसकी प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम, ये पहली रचना है जिसमें आम आदमी को एक पात्र बनाया गया है। तो इसमें इसकी जो भाषा है वो तो है संस्कृत, लेकिन इसमें स्त्रियां व शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? प्राकृत भाषा। तो ये हो गया आपका शूद्रक। शूद्रक की कौन सी रचना हो गई? मृच्छकटिकम। शूद्रक की मृच्छकटिकम। इसके बाद हम बात करें भास, नंबर 2। नंबर 3 भास। इन्हें भारत का प्रथम नाटककार माना जाता है। इन्हें भारत का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो एक तो भारत का प्रथम नाटककार, भारत का प्रथम नाटककार किसे माना जाता है? भास को। और इनका प्रसिद्ध नाटक है स्वपनवासवदत्ता। इनके नाटक देखिए, नाटक इनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? स्वपनवासवदत्ता। इसके बाद है एक बाल चरित। यदि प्रसिद्ध नाटक की बात करें तो प्रसिद्ध नाटक कौन सा है इनका? स्वपनवासवदत्ता। इसके अलावा एक नाटक है बाल चरित, एक है कर्णभार, एक कौन सा है? कर्णभार। तो 3 नाटक आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। पहला जो प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है इनका? स्वपनवासवदत्ता। स्वपनवासवदत्ता। इसमें वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी है। ये जो स्वपनवासवदत्ता है, स्वपनवासवदत्ता में वत्सराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। स्वपनवासवदत्ता जो नाटक है उसमें वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिख लेते हैं। पुस्तक चारुवदत्तम। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चारुदत्तम। पुस्तक का नाम है चारुदत्तम। तो ये थे भास। ये भारत के पहले नाटककार माने जाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति आते चंद्र गोमिल, जिन्होंने चंद्र व्याकरण लिखा। नंबर 4 चंद्र गोमिल, इन्होंने लिखा चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण। चंद्र गोमिल ने किसकी रचना की? चंद्र व्याकरण की रचना की। तो शूद्रक, भास, चंद्र गोमिल। इसके बाद हम बात करें विशाख दत्त। विशाख दत्त, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम और एक है मुद्रा राक्षस। ये जो मुद्रा राक्षस है ये नायिका विहीन है। ये नायिका विहीन है। नायिका विहीन।
जो मुद्रा राक्षस है इनका नायिका विहीन है। इसके बाद हम बात करें माघ। माघ, कवि माघ, ये भीनमाल जालोर के निवासी हैं। भीनमाल जालोर के निवासी थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है शिशुपाल वध। इनकी प्रसिद्ध रचना शिशुपाल वध। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिशुपाल वध। एक है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, और इनकी प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र ये राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है। इसके बाद भारवी। भारवी की रचना है किराताजूनियम। भारवी की रचना कौन सी है? किराताजूनियम। इसके बाद है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी, इनकी रचना का नाम है रावणवध। रावणवध। वत्स भट्टी की रचना कौन सी है? रावणवध। वात्सायन। वात्सायन ने लिखा कामसूत्र। वात्सायन ने क्या लिखा? कामसूत्र। इसके बाद है कामंदक। कामंदक ने लिखा नीतिसार। कामंदक ने लिखा नीतिसार। अमर सिंह। अमर सिंह का अमरकोश। अमरकोश ये व्याकरण से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? व्याकरण से। तो गुप्तकालीन कुछ साहित्य हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कालिदास के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इसके बाद शुद्रक, भास, विशाखदत्त, माघ, इनकी जो भी रचनाएं हैं, माघ की रचना शिशुपाल वध, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, भारवी का किराताजूनियम, वत्स भट्टी का रावणवध, वात्सायन का कामसूत्र, कामंदक का नीतिसार, अमर सिंह का अमरकोश, जिसका संबंध किससे है? व्याकरण से। जिसका संबंध किससे है? व्याकरण से। एक पुस्तक और लिख लें, प्रतिज्ञा योगधरायण, ये पुस्तक और याद रखना। भास के 3 नाटक याद रखना। सौपनवास वदता, बाल चरित्र कर्णभार, और एक याद और कर लेना, अभिषेक। ये नाटक हैं, ये 2 इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये सामान्य है, आप 1-2 बार इनको रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं। इसके बाद अपना नया बिंदु है अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बाघोरा नदी किनारे स्थित हैं, और इन गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर किया गया था। इन गुफाओं का निर्माण सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर किया गया था। और भारत में यहाँ
सर्वश्रेष्ठ चित्रकला की प्रमाण मिलते हैं। भारत में जो चित्रकला है उसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमें अजंता से मिलते हैं। अजंता गुफाओं का जो मुख्य विषय है वो धार्मिक है। मुख्य विषय कौन सा है? धार्मिक। इसी प्रकार यहाँ जो मुख्य चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए। मुख्य चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए थे। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, जिनमें 4 चैत्य हैं और 25 विहार है। 4 चैत्य और 25 विहार है। गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है। यहाँ फ्रेस्को और टेम्परा विधि दोनों से ही चित्र बनाए गए थे। इनकी खोज, अजंता गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट या प्रेसिडेंट के सैनिकों द्वारा की गई थी और इन चित्रों को सबसे पहले प्रकाशित करने वाले सर जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन थे? सर जेम्स अलेक्जेंडर। तो ये कुछ सामान्य बिंदु हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी गुफा संख्या से हमें कौन कौन सा चित्र प्राप्त होता है। जैसे यहाँ का प्रसिद्ध चित्र संख्या 16 से मरनासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। तो हम पहले सामान्य जो बिंदु हैं उन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद कौन कौन सी गुफा संख्या से हमें किसका चित्र प्राप्त हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला जो बिंदु है वो बिंदु है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं देखिए, तो ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। अजिष्ठा नामक एक गांव है। उस गांव के नाम के आधार पर ही इनका नाम क्या पड़ा है? अजंता पड़ा है। तो ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए, एक तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, बाघोरा नदी किनारे। ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बाघोरा नदी किनारे। और इन गुफाओं का निर्माण सह्याद्री चट्टानों को काटकर इनका निर्माण किया गया था। पहाड़ियों को काटकर, सह्याद्री पहाड़ियों को काटकर इनका निर्माण किया गया। भारत में चित्रकला के ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। भारत में चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, और इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं उनका मुख्य विषय धार्मिक है। मुख्य विषय है धार्मिक। मुख्य विषय क्या है इनका? धार्मिक। और जो अधिकांश चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित बने हुए हैं। अधिकांश चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो अधिकांश चित्र हैं उनका संबंध कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और यहाँ के जो चित्र हैं फ्रेस्को व टेम्परा विधियों से निर्मित हैं।
फ्रेस्को और टेम्परा। गीले प्लास्टर पर चित्र बनाना और सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाना। गीला प्लास्टर उस पे चित्र बनाना फ्रेस्को कहलाता है, और सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाना वो क्या कहलाता है, टेम्परा कहलाता है। तो दोनों ही प्रकार की विधियों से यहाँ चित्रों का निर्माण किया गया। और लाल, पीला व नीला रंग, मुख्य रूप से लाल, पीला व नीला रंगों का प्रयोग किया गया। यहाँ के चित्रों में लाल, पीला और नीला रंगों का प्रयोग किया गया था। इनकी जो खोज है, इनकी खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा की गई थी। इनकी जो खोज है मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा, एक प्रसिद्ध एक व्यक्ति का नाम आता है विलियम एरिक्सन, इनका नाम आता है। इसमें मुख्य भूमिका इस व्यक्ति की थी। और इन चित्रों को सबसे पहले प्रकाशित किसने किया था, सर जेम्स अलेक्जेंडर ने। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने इन्हें प्रकाशित किया। सर जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा सर्वप्रथम इन चित्रों को प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात देखिए यहाँ कुल गुफाएं, कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 हैं। और इन 29 में से, ये जो 29 है टोटल, 29 में से चैत्य और विहार, चैत्य और विहार। चैत्य की संख्या है 4, चैत्य की संख्या कितनी है 4, और विहार कितने हो गए आपके 25। तो ध्यान रखना है कुल कितनी गुफाएं हैं, यहाँ 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य हैं और आपके 25 विहार है। 9, 10, 19, 26, 9, 10, 19, 26 है चैत्य। 9, 10, 19 और 26। इस गुफा संख्या 9, 10, 19 और 26। 9, 10, 19 और 26 ये क्या है, चैत्य। बाकी क्या है, आपके विहार है, बाकी विहार हैं। और ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का अधिकांश निर्माण चालुक्य व कटक राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अधिकांश निर्माण अजंता की गुफाओं का जो अधिकांश निर्माण है वो चालुक्य और वाकाटक राजाओं ने करवाया था। चालुक्य व वाकाटक राजाओं ने करवाया। और जो गुफा संख्या 13 है वो सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है और केवल 6 गुफाओं में ही चित्र सुरक्षित हैं। 6 गुफाओं में ही चित्र सुरक्षित है। 1, 2, 9, 10, 16 और 17, 6 जो गुफाएं हैं उनमें ही चित्र सुरक्षित हैं।
1, 2, 9, 10, 16 और 17। ये जो 4 है आपके चैत्य, 9, 10, 19, 26 और 25 हैं आपके विहार। 25 क्या है? विहार। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी गुफा से हमें किसका चित्र मिला है, कौन सी गुफा का संबंध किस वंश से है, कौन सी गुफा से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस गुफा का क्यों महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियाँ थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग जो गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं। जैसे 6 गुफाओं में ही चित्र सुरक्षित है, तो यहाँ कौन कौन सी चित्र सुरक्षित हैं, कौन कौन सी गुफा में कौन सा चित्र बना हुआ है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं से हमें कौन कौन सी प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन सी गुफा संख्या का संबंध किस वंश से है। हमें मुख्य रूप से 6 गुफाओं का अध्ययन करना है, मुख्य रूप से 6 गुफाओं का अध्ययन करना है। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से हमें चित्र मिलते हैं। देखिए, जैसे गुफा संख्या 1 व 2, सबसे पहले हम बात करें गुफा संख्या 1 व 2। एक तो यहाँ चित्रों का जो निर्माण है वो 7वीं सदी में हुआ। चित्रों का निर्माण कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। और चालुक्य वंश के राजाओं ने निर्माण करवाया था। निर्माण 7वीं सदी में चालुक्य राजाओं ने। गुफा संख्या 1 और जो 2 है उनमें जो चित्र बने हुए हैं वो 7वीं सदी के हैं। चालुक्य राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और हमें गुफा संख्या 1 में जो चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन सेकंड को ईरानी या फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है। अविलोकितेश्वर का चित्र हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो गुफा संख्या 1 में देखिए आप, यहाँ 1 में हमें क्या क्या मिलता है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1। तो एक तो इसमें चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को ईरानी अथवा फारसी ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। गुफा संख्या जो 1 है उसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और बोधिसत्व पद्म पाणि अविलोकितेश्वर इसका चित्र है। ध्यान रखना है, बोधिसत्व पद्म पाणि अथवा अविलोकितेश्वर का चित्र बना हुआ है गुफा संख्या 1 में। तो गुफा संख्या 1 और जो 2 है वो 7वीं सदी से संबंधित है। और इसका संबंध कौन से राजाओं से है? चालुक्य वंश के राजाओं से है। इसके बाद है गुफा संख्या 9 व 10। गुफा संख्या 9 व 10। इन गुफाओं का संबंध सातवाहन वंश के राजाओं से है।
इन गुफाओं का संबंध सातवाहन वंश के राजाओं से है और इनका निर्माण प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुआ। निर्माण प्रथम सदी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश के राजाओं के समय इसका निर्माण हुआ। अब हम 9 और 10 में हमें क्या क्या चित्र मिलते हैं उन चित्रों का अध्ययन करते हैं। तो गुफा संख्या 9, गुफा संख्या गुफा संख्या 9 में हमें किस किस के चित्र मिलते हैं देखिए। एक तो स्तूप पूजा का चित्र, गुफा संख्या में 1 हमें चित्र मिलता है किसका, स्तूप पूजा का, पत्थर का स्तूप एक है। पत्थर का स्तूप एक है, इसमें बैठी हुई महिला, बैठी हुई महिला, ये सबसे प्राचीन चित्र है। और पशुओं को चराते हुए लोग या पशु चराते हुए लोग। ये गुफा संख्या 9 के चित्र हैं। गुफा संख्या 9 के चित्र है। स्तूप पूजा का चित्र, पत्थर का स्तूप, बैठी हुई महिला, पशु चराते हुए लोग। इसके बाद हम बात करें गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में अधिकांश जो चित्र है वो जातक कथाओं से संबंधित हैं। अधिकांश चित्र जातक कथाओं से संबंधित हैं। गुफा संख्या जो 10 है उसमें जो अधिकांश चित्र है उनका संबंध किससे है, जातक कथाओं से। इसमें जुलूस का चित्र बना हुआ है, किसका चित्र मिलता है हमें, जुलूस का। और एक षड्दंत जातक का चित्र, षड्दंत जातक का चित्र। तो ये गुफा संख्या 10 से संबंधित हैं। इसके बाद है गुफा संख्या 16 व 17। गुफा संख्या 16 व 17। ये जो गुफा संख्या 16 व 17 है ये गुप्त कालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 का संबंध कौन से काल से है, गुप्त काल से। गुफा संख्या 16 में देखिए, गुफा संख्या 16। अब इसमें हमें क्या क्या चित्र मिलते हैं देखिए। मरणासन राजकुमारी का चित्र, और ये जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है ये नंद की पत्नी सुंदरी देवी का चित्र है। तो इनका चचेरा भाई था, बुद्ध का चचेरा भाई, नंद की पत्नी सुंदरी देवी का चित्र है, ध्यान रखना है। मरणासन राजकुमारी ये प्रसिद्ध चित्र है। ये क्या है, प्रसिद्ध चित्र, ध्यान रखना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें गुफा संख्या कौन सी में मिलता है, 16। इसके बाद देखिए, बुद्ध को
वैराग्य उत्पन्न करने वाले चार दृश्य। याद कीजिए, हमने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, महात्मा बुद्ध का अध्ययन किया था, तो उन्हें चार दृश्य दिखाई देते हैं, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। तो वैराग्य उत्पन्न करने वाले चार जो दृश्य हैं उनका जो चित्र है वो कहाँ बना हुआ है? गुफा संख्या 16 में। इसके बाद महाभिनिष्क्रमण का चित्र बना हुआ है। बुद्ध के उपदेश देते हुए का चित्र बना हुआ है, बुद्ध के उपदेश। तो ये गुफा संख्या 16 से संबंधित है। एक तो मरणासन राजकुमारी, एक बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न करने वाले चार दृश्य, महाभिनिष्क्रमण का चित्र और बुद्ध के उपदेश। इसके बाद हम बात करें गुफा संख्या 17। इसमें एक और नोट कर सकते हो, अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट। अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट, गुफा संख्या 17, जिसे चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17, इसे क्या कहा जाता है? चित्रशाला। और इसका प्रसिद्ध चित्र है माता और शिशु का चित्र। चित्रशाला कहा जाता है प्रमुख चित्र। यहाँ का प्रमुख चित्र है माता व शिशु का चित्र। यानी माता व शिशु का यहाँ अर्थ क्या है? यशोधरा व राहुल। यशोधरा व राहुल। इसके बाद राहुल का समर्पण, राहुल का समर्पण और उड़ती हुई अप्सरा। उड़ती हुई अप्सरा। तो ये कुछ चित्र हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो गुफा संख्या 1 और 2 का संबंध है चालुक्य राजाओं से 7वीं सदी से। गुफा संख्या 9 और 10 इसका संबंध है प्रथम सदी ईसा पूर्व यानी सातवाहन वंश से। और गुफा संख्या 16 और 17 ये कौन से काल से संबंधित है? गुप्तकालीन। तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न करने वाले चार दृश्य, अब महाभिनिष्क्रमण का चित्र, बुद्ध के उपदेश, अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। प्रमुख चित्र माता व शिशु, राहुल का समर्पण और उड़ती हुई अप्सरा। तो ये थी अजंताओं की गुफाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हम एलोरा की गुफाओं की बात करेंगे। अजंता के बाद हम बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, छोटा सा एक बिंदु है, अजंता की गुफाओं के बाद एलोरा और बाघ की गुफाएं, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम साथ साथ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र। इनका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। सातवीं से 9वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट राजाओं ने, इनका विषय धार्मिक है। विषय धार्मिक
यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। कुल गुफाएं, कुल संख्या 34। इन गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से है। तो गुफा संख्या 1 व 12, 1 से लेकर 12, जैसे नंबर 1, 1 से लेकर 12, गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 13 से 29, नंबर 2, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। तो ध्यान रखना है, कुछ छोटा सा बिंदु है एलोरा की गुफाएं। इसके बाद हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी के किनारे बनी हुई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाघिनी नदी किनारे। यहाँ कुल गुफाओं की संख्या है 9, कुल संख्या 9। और इनका जो विषय है लौकिक जीवन से संबंधित भौतिकवादी है। मुख्य रूप से लौकिक जीवन से संबंधित भौतिकवादी इनका विषय है, लेकिन धार्मिक चित्र भी है। तो विषय देखिए, विषय लौकिक जीवन भौतिकवादी। अथवा भौतिकवादी। धार्मिक जीवन से संबंधित भी चित्र बने हुए हैं, तो धार्मिक चित्र भी बने हुए हैं। धार्मिक चित्र भी बने हुए हैं। तो मुख्य विषय क्या है इनका? लौकिक जीवन भौतिकवादी, लेकिन धार्मिक चित्र भी बने हुए हैं। गुफा संख्या 4 व 5 में ही चित्र सुरक्षित हैं। चार व 5 में चित्र सुरक्षित है। गुफा संख्या 4 व 5 में चित्र सुरक्षित है। अब देखिए, जैसे गुफा संख्या 1 को कहा जाता है गृह गुफा। गुफा संख्या 1 इसे कहा जाता है गृह गुफा। गुफा संख्या 2 इसे कहा जाता है पांडु गुफा। पांडु गुफा। गुफा संख्या 3 को कहा जाता है हाथी खाना। हाथी खाना। गुफा संख्या 4 इसे कहा जाता है रंग महल। इसे कहा जाता है रंग महल। और गुफा संख्या 5 इसे कहा जाता है पाठशाला। इसे कहा जाता है पाठशाला। तो ये एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। जो बाघ की गुफाएं हैं वो हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में
गुप्तकालीन जो साहित्य बचा हुआ था, गुप्तकालीन जो साहित्य बचा हुआ था उसके बारे में अध्ययन किया था। गुप्तकालीन साहित्य में एक और नोट कर लेना आप, दंडिन, नोट कर लेना, वहाँ एक विद्वान है दंडिन। इसकी रचनाएं हैं 10 कुमार चरित, और काव्यादर्श। ये साहित्य में नोट कर लेना, आप जो साहित्य पढ़ा था आपने उसमें नोट कर लेना। दंडिन, इनकी रचनाएं हैं 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। तो आज के वीडियो में हमने गुप्तकालीन साहित्य और गुप्तकालीन कला के बारे में अध्ययन किया है, यानी एक तरीके से स्थापत्य कला की बात करें उसमें एक पार्ट का अध्ययन किया है। मुख्य रूप से जो अजंता की गुफाएं हैं, मुख्य रूप से अजंता की गुफाएं हैं, उनके अलावा एलोरा और बाघ की गुफाओं का भी हमने अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर और गुप्तकालीन समाज, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि आपको इस प्रकार कंप्लीट रूप से मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है, आपको निःशुल्क मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बस केवल आपसे यही कहूँगा, ये कहने का तात्पर्य है कि आपको निःशुल्क इस प्रकार से कंप्लीट मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं केवल आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस आपका ये ही एक गुरु दक्षिणा के रूप में एक मुख्य रूप से योगदान होगा कि आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे जैसे जो भी वीडियो आपको बताया जाएगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, वो इसी प्रकार कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा। यानी पूरा कोशिश की जाएगी कि आपको कंप्लीट ऐसा मैटर दिया जाए ताकि आपको अदर कोई बुक वगैरह नहीं पढ़नी पड़े, आप उसी से नोट्स बनाते रहें। लेकिन आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।